ऑनलाइन क्लास में मेन मकसद रहेगा जो चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनसे रूबरू हो जाना, ताकि क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक पे आते हैं। मतलब मालूम किस पर? जो आप चैप्टर पढ़ते हो ना, उसके जो बेसिक टॉपिक होते हैं, टॉपिक वो टॉपिक उठ कर चले आते हैं। तो वो वैसे के वैसे, जैसे कोई चैप्टर में माइंड मैप के थ्रू अपन क्वेश्चन या वो करते हैं ना, पोर्शन पहला इसमें अपन ने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। तो मैं उन पोर्शन पे बात करने वाला हूँ और उस पे इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। और मतलब क्या होगा उस पोर्शन के पढ़ने का, कि आपको मन से उसके बारे में कितनी चीजें पता है। एक बात ध्यान रहे, जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं, 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, भले ही आप मन से लिखोगे, लेकिन एक बार मन से जो क्वेश्चन आपने याद करा है दिमाग में, जो उसके बारे में मतलब उदाहरण के लिए आप असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन लेते हो, और लिखते हो सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन का एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है 4 नंबर में। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ केवल, है ना, क्योंकि आज मेरा विचार जो है वो आपका जो समकालीन भारत 2 भूगोल की जो बुक है उसके क्वेश्चन को कंटिन्यू करने का है। उसी क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन एक थोड़ा सा अपन क्या 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 करेंगे 6 दिन में वो बता रहा हूँ मैं। तो जैसे अपन मान लो भूगोल का क्वेश्चन ले रहे हैं, और भूगोल के पोर्शन में 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो खनिज और ऊर्जा संसाधन से आना है। तो मेरा काम रहेगा, मैं इस चैप्टर में जितने भी बड़े बड़े टॉपिक हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, टॉपिक वाइज आपको तैयार करवा दूं 4 नंबर के हिसाब से, है ना। आपका काम रहेगा, आप उसको एक बार मैं समझा दूंगा, आप उसको एक बार लर्न करोगे, कॉपी से, गाइड से, परीक्षा धन से, जो बुक से, जिससे भी करना चाहते हो, एक बार लर्न करोगे और एक बार कम से कम उस 4 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन को लिख कर देख लोगे। 2 नंबर में उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, 2 नंबर में जरूरी नहीं होता है आप लिख कर देखो, लेकिन 4 नंबर और 3 नंबर वाले को जो दिमाग में आपने समझा है ना, उसको एक बार लिख कर देख लोगे। क्यों? क्योंकि हम जैसा दिमाग में सोचते हैं ना, हमारे पास वहां पर शब्द नहीं आते लिखने के लिए। एक बार आपको केवल 4 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो मैं समझाते आऊंगा टॉपिक वाइज, उनको एक बार लिख कर देख लेना। बस बिना हैंड राइज किया है कुछ क्वेश्चन है। नहीं, गलती से हो गया होगा। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ संसाधन और विकास से। कोशिश करेंगे आज ये पूरे चैप्टर कवर करने की, है ना, जिसमें से एक 4 नंबर वाला ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन फटाफट जो है वो एक के बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते जाते हैं। देखो, संसाधन और विकास में 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आना है, ऑब्जेक्टिव नहीं आना है इसमें से। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम संसाधन और विकास। तो पहला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो यही है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। समाप्यता के आधार पर, नवीकरणीय नवीकरणीय अनवीकरणीय के आधार पर, जैव अजैव के आधार पर। सबसे पहला कॉमन सा क्वेश्चन है, यही आपको पता होना चाहिए। मैं चैप्टर एक बार खोल देता हूँ ताकि आपको इकोनॉमिक्स, सिविल, जियोग्राफी, अच्छा चैप्टर फर्स्ट जो है वो डाउनलोड नहीं किया था। सो इस चैप्टर में से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आना है। तो चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए। पहला तो संसाधन एवं विकास। हमारे देश में कौन कौन से संसाधन मतलब कि संसाधन की परिभाषा बोलती है ऐसे सभी हमारे आसपास के पदार्थ जिनको जो है वो हम यूज कर रहे हैं, वो सभी संसाधन कहलाएंगे। 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक जो हमने प्रकृति ने हमको दिए हैं, और कृत्रिम मतलब कि जो हमने बनाए हैं, है ना। नॉर्मली हम इस चैप्टर में प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, पानी हो गया, पर्वत हो गया, अयस्क हो गए, खनिज हो गए, खनिजों के बारे में, है ना। तो ये सब जो है, पहला क्वेश्चन तो चैप्टर के नाम पे ही बनता है, संसाधन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं,
है ना। तो यहाँ पर हमारे संसाधन जो है वो डेफिनेशन हो जाएगी, आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है ऐसे पदार्थ जो कि जिनको यूज करने के लिए तकनीक मौजूद है और उनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। संसाधन के प्रकार बहुत सारे प्रकार हैं, देखो, प्राकृतिक और मानव निर्मित, है ना। प्राकृतिक में फिर से दो प्रकार हैं, नवीकरणीय योग्य, अनवीकरणीय योग्य। तो इस पे क्वेश्चन बनता है, नवीकरणीय योग्य वे संसाधन होते हैं जिनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। अनवीकरणीय योग जो कि खत्म हो सकते हैं, उनका पुनः उपयोग नहीं कर सकते। नवीकरणीय फिर से दो प्रकार के होते हैं, सतत और जैव, है ना। सतत मतलब कि सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन जल लगातार मिलते रहेंगे। जैव फिर से दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक और वन्य जीव। तो ये कैसे आएगा क्वेश्चन इसमें, है ना। क्वेश्चन बनेगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों से क्या समझते हो आप, जैव और अजैव संसाधन से क्या समझते हो, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है ना, अगले पोर्शन में यही आ रहा है। तो सबसे पहले ये सबसे पहले कंटिन्यू करोगे, कुछ क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएंगे, इधर बुक से करोगे तो बहुत अच्छा है। बुक से सोशल साइंस पढ़ना है तो सबसे अच्छा मटेरियल है बुक। आपको 10 प्रश्न आप बुक एक बार लाइन से पढ़ लोगे ना, क्वेश्चन आंसर याद कर लोगे, फिर गाइड देखोगे, एक आध दो क्वेश्चन जो 4-4 नंबर के हो सकते हैं वो जरूर इसमें थोड़े से वो डिफर करेंगे, बाकी सबसे अच्छा मटेरियल बुक है। और भूगोल के लिए तो खास तौर पे, है ना। हिस्ट्री में जरूर आप थोड़ा सा गाइड पे सहारा ले सकते हो परीक्षा धन परीक्षा को, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं उसके, थोड़े से अलग हैं 4 नंबर वाले। तो 2 नंबर के हिसाब से सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर, जैव और अजैव। जैव मतलब जो जिंदा है, मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अजैव जो मरे हुए हैं, जिनमें जान नहीं है, चट्टाने और धातु है आदि। फिर उसके बाद समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो कैसे आ सकते हैं, बोल सकता है आपसे क्वेश्चन, समाप्यता के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य होते हैं। नवीकरणीय जिनको पुनः उपयोग कर सकते हैं, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन जीव, लकड़ी भी नवीकरणीय पे ही आती है। अनवीकरणीय किस में आएंगे, जिनका पुनः उपयोग नहीं कर सकते, जैसे धातुएं और जीवाश्म ईंधन, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, पुनः यूज नहीं किए जा सकते, तो ये अनवीकरणीय होंगे। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, ये स्वामित्व के आधार पर होते हैं। व्यक्तिगत मतलब कि निजी स्वामित्व में रहता है, एक बंदे का हक रहता है। सामुदायिक संसाधन जिसपे सरकार का हक रहता है। राष्ट्रीय संसाधन, देश के संसाधन जो है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्यजीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, और 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील मतलब 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। तो जैसे भारत का आप नक्शा देखोगे तो नीचे ऐसा बन रहा होता है ना, इस किनारे पर तमिलनाडु के अपने 12 समुद्री मील यानी कि 22 किलोमीटर तक के इलाके तक जो भी खनिज पाए जाएंगे वो किसके होंगे, भारत के होंगे। 22 किलोमीटर तक 12 समुद्री मील तक संपदा होगी, वो राष्ट्रीय संपदा है, देश की संपदा है। उस पर कोई भी जैसे श्रीलंका चाहे कि हम अब इस पे कब्जा कर लें, अब दोनों देशों को बंटवारा करना पड़ता है। श्रीलंका यहाँ पर जुड़ा हुआ है बिल्कुल। अगर 22 किलोमीटर के अंदर दायरे में 22 किलोमीटर का दायरे में श्रीलंका नहीं आ रहा हो, वैसे नहीं आता है, 22 किलोमीटर का हो जाता है, तो श्रीलंका का 22 किलोमीटर यहाँ पर वो करता है, क्लैश करता होगा हमारे उससे, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, क्योंकि दिखने में कम है स्पेस, बहुत अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पर। क्लैश करता है तो दोनों देश आपस में बैठकर बात कर लेते हैं कि इस पर जो है वो दोनों का हक होगा इस क्षेत्र पर, वाइस वर्सा, दोनों यूज कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों के को नियंत्रित करती हैं। तट रेखा से 20 समुद्री मील की दूरी पर खुले महासागरीय संसाधन को देश का अधिकार नहीं है, तो देश के बाहर 20 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस जो है वो देश के अंदर नहीं है, देश के बाहर का मामला है। इसलिए जो है, 2 मिनट, इंपॉर्टेंट नोटिस आया, 12वीं के, हाँ तो ऐसा ही है, ऐसे सब्जेक्ट का टाइम टेबल चेंज किया है जो अपने है ही नहीं। 24 मार्च की जगह 25/3/5। मेरे को लगा टाइम टेबल ना चेंज हो गया हो, एकदम से नोटिफिकेशन आया आपका नहीं है टाइम टेबल, वो 12वीं क्लास में ऐसे सब्जेक्ट हैं जो काम के नहीं है, थोड़ा सा उनमें मॉडिफिकेशन हुआ है। खैर, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, क्या आप जानते हैं भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है।
कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान करें। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मतलब हिंद महासागर की तलहटी से भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होंगे, है ना। एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है उसको साउथ चाइना सी बोलते हैं, चीन के दक्षिण में स्थित है। उस पे जो है चाइना अपना हक जताता है, इस पे बहुत लड़ाई चलती है, साउथ चाइना सी। ये भी अंतर्राष्ट्रीय, बहुत खनिज संपदा से भरे हुए, हर एक देश इस पे जो है वो अपना दावा ठोकता है। अमेरिका ने भी अभी दावा दावा ठोकना जो है शुरू कर दिया उस पे। तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन और विकसित संसाधन, इस पे ये नहीं आता है, ये आता है संचित कोष किसे कहते हैं। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ। मतलब जिनका उपयोग करने के लिए हमारे पास अभी टेक्निक ही नहीं है कि उनका यूज कैसे करना है, तो वो संचित कोष में कहलाएगा। नदियों के जल में विद्युत पैदा करने में प्रयोग किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल वन आदि संचित कोष हैं जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। तो ये संचित कोष क्वेश्चन बनता है इस पे। फिर उसके बाद जो है संसाधनों का विकास, इसमें आता है सतत पोषणीय विकास, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट है। सतत पोषणीय विकास किसको बोलते हैं? सतत पोषणीय विकास का मतलब है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करना। दो पॉइंट हैं, पहला तो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, और संसाधनों का इतना दोहन करना है कि भविष्य हमारे आने वाली पीढ़ी को वो संसाधन मिल सके, है ना। इसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। दो चीजों का ध्यान रखना है कि हम संसाधनों का उपयोग तो कर रहे हैं, संसाधन में देखो कोयला भी आएगा, मैग्नीज भी आएगा, लोहा भी जो खोद के निकाल रहे हैं मिट्टियों से, लेकिन कुछ ऐसा ना कर बैठे हम कि जो है वो हमारे आने वाली पीढ़ी को वो संसाधन मिले ही ना, वो यूज ही नहीं कर पाए और पर्यावरण को नुकसान को कर जाए। तो ये सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत आता है। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन के ऑब्जेक्टिव बनता है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अपने आप टीचर को जो है वो अट्रैक्ट करता है, एजेंडा 21। एजेंडा 21 कुछ भी नहीं है। रियो डी जेनेरियो में जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तो वहां पर जो है एक सम्मेलन आयोजित जो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन था, उसमें ये तय किया गया कि एजेंडा 21 क्या है। ये एक ऐसी घोषणा है या फिर ऐसा मैं अभी इससे हटके सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ। एक ऐसा वो है प्रस्ताव वहां पर पारित किया गया उस बैठक में, पृथ्वी सम्मेलन में, कि भाई साहब हमें जो है सतत पोषणीय विकास पर काम करना है, संसाधनों के सतत पोषणीय विकास पर काम करना है। हमें संसाधनों को इस प्रकार से दोहन नहीं करना है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचे और आने वाली पीढ़ी को वो संसाधन मिले ही ना। तो वो एजेंडा 21 है। और इन्होंने बोला कि हर एक सरकार, और यहाँ केवल सरकार नहीं, क्षेत्रीय स्तर की सरकार, मतलब छोटी से छोटी सरकार अपना एजेंडा 21 तैयार करे। एजेंडा 21 मतलब कि हमारे एरिया में कितने संसाधन है, उनका सही ढंग से यूज हो रहा है कि नहीं, हम अति यूज तो नहीं कर रहे हैं, है ना। हो सकता है जैसे मान लो उदाहरण के लिए पहाड़ी क्षेत्र में वहां के संसाधन अलग होंगे, वहां हो सकता है शुद्ध पानी हो या फिर कोई चट्टान में से कोई विशेष प्रकार का खनिज निकल रहा हो, वहां का संसाधन अलग हो सकता है। अगर हम छिंदवाड़ा साइड जाएं तो वहां पर कोयला निकल रहा है जमीन में से, वहां के संसाधन अलग हो सकते हैं। किसी क्षेत्र जैसे भोपाल में झील ज्यादा है, पानी ज्यादा है पीने का, यहाँ के संसाधन अपने अलग हैं। तो हमारे नगर निगम को चाहिए कि हम उनका जो पानी की झील है, हम कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वेस्टेज तो नहीं होने दे रहे हैं। तो ये एजेंडा 21 का मकसद था। पृथ्वी सम्मेलन में सतत पोषणीय विकास को लेकर जो है एक प्रस्ताव पारित किया गया उसमें, ताकि जो हम संसाधन है उनका सतत पोषणीय विकास कर सके। तो ये एजेंडा 21 था, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एजेंडा 21, है ना। अगर याद ना हो तो बता देना, आज मैं समझाने का काम कर रहा हूँ और टाइम ज्यादा है नहीं, इसलिए पूरा एक एक क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा। उसके बाद संसाधन नियोजन, तो तीन बातें आती हैं। भारत में संसाधन का नियोजन किस प्रकार से किया जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। देश के विभिन्न, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम जो हमारे संसाधन उपलब्ध है उनकी सूची बनाएंगे, नाम लिखेंगे, कितनी मात्रा में मौजूद है वो लिखेंगे। दूसरा, संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल और संस्था का नियोजन ढांचा तैयार करेंगे। जो संसाधन संसाधन हमको मिल गए हैं उनका विकास योजना तैयार करने के लिए, उनकी तकनीकी उपलब्ध होने के लिए हम कुछ संस्थागत ढांचे बनाएंगे, कुछ ऑफिसेस बनाएंगे, कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, ताकि जो संसाधन हमारे से मिट्टी से निकाले जा रहे हैं उसको हम यूज कर सके। तो एक संस्थागत ढांचा तैयार करेंगे, और फिर संसाधन विकास योजनाओं का और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में संबंध स्थापित करेंगे। मतलब कि वो संसाधन जो मौजूद है वो ज्यादा मात्रा में यूज ना हो जाए, और हमारे ऐसा भी ना हो कि हम उसका यूज ही ना करें और वो देश के काम ही ना आ पाए। इन दोनों में संबंध स्थापित करना, हमको यूज भी करना है, देश को फायदा भी पहुंचाना है, और ऐसा भी ना हो कि हम यूज ही ना करें उन संसाधनों का। तो तीसरा पॉइंट ये है
क्या बोलते हैं इसको, भारत में संसाधन नियोजन के तीन स्तर हैं। तीन तरह से किया जाता है। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। सोपान मतलब चरण। सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे अपन, किसी क्षेत्र में उपलब्ध उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाएंगे, उनके पूरा एक वो बना लेंगे, कितने संसाधन कितनी मात्रा में उपलब्ध है, पहला वो करेंगे। दूसरा, उस संसाधन का उपयोग करने के लिए हम संस्था का ढांचा तैयार करेंगे, संस्था बनाएंगे जो काय पे काम करेगी, उसको उसकी तकनीकी पे काम करेगी, और कैसे जैसे उसको जो हमारे श्रमिकों की जरूरत है उस पे काम करेगी। देखो लिखा हुआ कौशल, प्रौद्योगिकी और कौशल। कौशल मतलब कि कैसे उसका यूज करना है, मजदूर हैं कि नहीं हमारे पास उस पे। तो संस्थागत ढांचा तैयार करेगी जो कि काय पे काम करेगी, उसकी प्रौद्योगिकी पर, प्रौद्योगिकी मतलब तकनीक पर, और उसके कौशल पर, कौशल आधारित केंद्र पर जो है वो स्थापित करेंगे। हम संस्थागत ढांचा बनाएंगे, तैयार करेंगे। दूसरा जो है, एक और बात, तीसरी बात जो है वो ये है कि हम जो है वो जो संसाधन विकास योजना है और राष्ट्रीय विकास दोनों में संबंध करेंगे कि भाई उस सामान का यूज भी हो जाए और ज्यादा यूज भी ना हो, अति यूज भी ना हो। तो ये भारत में संसाधन नियोजन की प्रक्रिया है, जरूरी है। उसके बाद जो है वो संसाधनों का संरक्षण पे बात आती है। संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? जाहिर सी बात है, सतत पोषणीय विकास के लिए आवश्यक है, और हमारे आने वाले लोगों को भी मिल सके इसके लिए आवश्यक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट फिर, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि निम्नीकरण क्या होता है और संरक्षण, भूमि निम्नीकरण कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, भूमि पर से जो उपजाऊ भूमि की परत है उसका हटना भूमि निम्नीकरण है। उस उपजाऊ परत का खत्म होना, उसकी उपजाऊ जो उसकी उर्वरता है उसका कम होना भूमि निम्नीकरण है। और संचारण के ऊपर इसके कारण क्या है? अत्यधिक पशुचारण एक कारण है, सिंचाई एक कारण है, प्राकृतिक आपदा भी एक कारण हो सकती है। भूमि निम्नीकरण के अलग अलग प्रकार से हो सकता है। ज्यादा अत्यधिक पशुचारण से हो सकता है। कैसे होगा? गाय ज्यादा पशुचारण जो है वो बहुत ज्यादा करेंगी, तो घास उतनी ज्यादा उगेगी, उस पे जितना खाएंगी वो घास ऊपर ऊपर की खाती जाएंगी, उतनी ज्यादा घास उगती जाएगी। घास उगती जाएगी तो वो मिट्टी की पोषक तत्व जो है वो घास के माध्यम से खत्म होते जाएंगे। एक रीजन अत्यधिक पशुचारण। दूसरा, अत्यधिक सिंचाई। ज्यादा सिंचाई करेंगे तो मिट्टी की उपजाऊ परत जो है वो खत्म हो जाएगी, नीचे की परत ऊपर आने लगेगी। तीसरा जो है वो क्या हो जाएगा, कोई बाढ़ आपदा आ जाती है या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसके तहत भी जो है वो पवन अपरदन से भी हो सकता है, हवा के कारण से मिट्टी की उपजाऊ भूमि जो है वो अलग हो सकती है। तो ये कारण है। उसका निदान के उपाय क्या है इसमें, जो है अलग अलग निदान के उपाय हैं। अ, पहला, वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन। इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। वनारोपण मतलब कि पेड़ लगाना। चारागाहों का उचित प्रबंधन, जहां पशु चारा खा रहे हैं उनका सही प्रकार से मैनेजमेंट करना। तीसरा, पेड़ों की रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट। पशुचारण नियंत्रण, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव को रोका जा सकता है। बंजर भूमि में उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण, औद्योगिक जल के परिष्करण के पश्चात विसर्जन। इसी में समोच्च जुताई भी आता है। समोच्च जुताई क्या होता है? जो पहाड़ी इलाके में होते हैं वहां पर खेती ऐसे खड़े में ना कर कर आड़े में करना, ऐसे गोल गोल कंटूर के जैसे करना, जिसके कारण से सीढ़ीदार खेती करना। उसके कारण से मिट्टी जो है वो बहेगी नहीं। आप खुद सोचो, एक यदि पहाड़ है और उस पे जो है वो आप अगर जैसे मान लीजिए पहाड़ का शेप ऐसा होता है ना, पहाड़ है, और अगर आप जो खेती कर रहे हो वो ऐसी नाली बना के कर रहे हो, तो होगा क्या, पानी आएगा ना, पानी इन नालियों से जो है मिट्टी को बहा कर नीचे ले जाएगा, मिट्टी यहाँ इकट्ठी होती जाएगी, पूरी बह जाएगी मिट्टी। और इसी की जगह पर अपन सीढ़ीदार खेती करें, ऐसी ऐसी हल चलाएं, गोल गोल घुमा कर। तो गोल गोल घुमाने से क्या होगा, सीढ़ी जैसी बन जाएगी, और मिट्टी अगर ऊपर से पानी गिरता है बहते हुए भी आएगी तो रुकेगी, बहुत ज्यादा रुकेगी, नीचे नहीं जा पाएगी। इसको समोच्च जुताई बोलते हैं, है ना। खड़े में मतलब क्षैतिज क्षैतिज नालियों में ना करके उसको जमीन के समांतर, जमीन के समांतर कंटूर रेखाओं में जो है वो, कंटूर रेखा इसको ही बोलते हैं जो गोल गोल रेखा होती है ना, जमीन के समांतर जो है वो जुताई की जाती है अगर हल चलाया जाता है। उस प्रकार की जुताई को समोच्च जुताई बोलते हैं। उसके बाद फिर से इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मृदाओं का वर्गीकरण, मृदा परिच्छेदिका। ये डायग्राम बना हुआ है, मोस्ट मतलब पुरानी बुक में पता नहीं कितनी बार आया है डायग्राम मृदा परिच्छेदिका का, बहुत बार आया है। केवल डायग्राम बनाने को आ सकता है, मृदा परिच्छेदिका का डायग्राम बनाइए, और कुछ भी नहीं है यार, देखो कुछ भी नहीं है। नीचे लिखा हुआ है अपक्षय रहित आधारी चट्टाने, जो कड़क, हाँ रॉक सॉल्ट होती है ना, बहुत कड़क,
सबसे नीचे वो आती हैं। अधः स्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टान, एक बार बना के देख लेना, बन जाएगा, दूसरी बार जरूरत नहीं पड़ेगी। मृदा परिच्छेदिका बहुत बार आया हुआ है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधः स्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें, थोड़ी सी पतली चट्टानें होती हैं। ऊपर जो है फिर उसके बाद लिखा हुआ है उपमृदा अपक्षयित चट्टानें बालूगाद एवं मृत्तिका। बालूगाद होती है, इसमें अपक्षयी चट्टानें होती हैं, थोड़ी सी और बारीक होती है। और सबसे ऊपर जो है वो ऊपरी संस्तर की मृदा, या फिर आप इसको लिख सकते हो उपजाऊ मिट्टी, है ना। अच्छा, मृदा परिचारिका का अगर इसमें नाम याद नहीं में दिक्कत हो रही है तो एक और डायग्राम है मृदा परिचारिका का पुराना वाला, मैं बता दे रहा हूँ आपको, वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके नाम थोड़े से कठिन है। जो मैं बताऊंगा वो हो जाएगा, पुरानी बुक का नाम है परिच्छेदिका। क्योंकि ये बहुत सिंपल सी बात है। नीचे सबसे ज्यादा मोटे पत्थर होते हैं, फिर उसके बाद पतली, फिर उसके बाद और पतली, और ऊपरी मृदा जो है वो उपजाऊ मृदा होती है। ये तो और ज्यादा टफ है। जाने कितने दिनों के बाद गली में भैया मैंने आपको एक डायग्राम सेंड किया है, है का। परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका का। हाँ, यही तुम बोल रहा था मैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा देखो, सबसे पहले यही आया था, ये देखो, यही है ना डायग्राम, तो बुक वाले सब वहीं से छापते हैं। ऊपरी मृदा, उपमृदा, ये भी आप रख सकते हो याद, सेम टू सेम वही चीज है। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये रहा मृदा परिच्छेद का डायग्राम। दो डायग्राम दिए हुए हैं, नीचे आपको मोटी आपको दिख रही होगी, मोटी चट्टानें दिख रही हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद पतली चट्टानें, संस्तर संस्तर सी, संस्तर ए ऊपरी सतह, संस्तर बी अवमृदा या उपमृदा, संस्तर सी आंशिक रूप से अवक्रमित चट्टानें, ये तो और ज्यादा टफ है। अच्छा, यहाँ पर देखो, ऊपरी मृदा, मृदा की ऊपरी परत, ये सरल है ना। अगर इस ह्यूमस लिखा हुआ है, मतलब उपजाऊ मृदा बोल सकते हो आप। उपजाऊ मृदा बस इतनी सी रहती है ऊपर वाली, उपजाऊ मृदा। फिर उसके बाद ऊपरी मृदा, मृदा की ऊपरी परत। उपमृदा अपक्षयी सैल, शैल पदार्थ, बालू गाद चिकनी मिट्टी, ये सही है। अधः स्तर अपक्षयी सैल पदार्थ, आधारी शैल जो अपक्षयित नहीं हुए, सबसे मोटे पदार्थ रहते हैं, बड़े बड़े रहते हैं पत्थर, ऐसा ही बना सकते हो इसको। तो अगर ये याद ना हो, ये वाला याद ना हो, तो ये याद कर लीजिए, ये वाला थोड़ा सा सरल लैंग्वेज है, लेकिन एक बार बनाकर देख लीजिएगा, मृदा परिच्छेद का डायग्राम जरूरी है, क्योंकि पहले बहुत बहुत बार आया है ये डायग्राम, है ना। इस बार भी आ सकता है, एक बार बना के देख लीजिएगा बस। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको जो प्रोजेक्ट बनवाया था, अगर आपने बनाया होगा तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है उससे, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है कि आप भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा कौन कौन सी हैं। एक तो नाम लिखने को आ सकते हैं केवल, और दूसरा डिटेल में पूछा जा सकता है, जैसे खादर और बागर में अंतर पूछा जा सकता है, यदि आपको जो है लिखा हुआ है बाकायदा खादर बागर में अंतर। एक और क्वेश्चन जो बुक में ही आता है, काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन सी खेती के लिए अच्छी रहती है, वो कपास की खेती के लिए अच्छी रहती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बीच में से बन सकता है। इसी प्रकार से मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसमें, है ना। देखो, अब मैं पोर्शन पे बात कर लूँ, अगर मिट्टी लाल लेटेराइट मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर, ऐसे कुछ अंतर दिया हुआ है एक परीक्षा अध्ययन में। बागर और खादर किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है आपको। जो जल दोनों ही जलोढ़ मिट्टी मिट्टी के प्रकार हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है वो बांगर कहलाती है, नया जलोढ़ जो है वो खादर कहलाता है, दोनों में अंतर भी मौजूद है। अब देखना, अब मैं जो बात बता रहा हूँ आपको, इस चैप्टर के जो पोर्शन है क्वेश्चन के, वो पहला पोर्शन है मिट्टी पे से क्वेश्चन बनेगा। मिट्टी पे से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो बन सकता है भारत में, सबसे कॉमन क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। फिर उसके बाद आपसे पूछ सकता है, उदाहरण के लिए जलोढ़ मृदा क्या है, भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसमें किसकी खेती होती है। अगर आपने वो प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो आपने उसमें लिखा होगा जलोढ़ मृदा किस किस में राज्य में पाई जाती है भारत में, और कौन कौन सी खेती की जाती है। बस आपको उसमें शब्दों में पिरोना है, और जलोढ़ मृदा के साथ साथ काली मृदा, लेटेराइट मिट्टी, पीली मिट्टी,
ये जो एक और मिट्टी है शायद, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी, है ना। और मृदा अपरदन, मृदा अपरदन मतलब कि क्या होता है, भूमि के ऊपर से जो आपने ह्यूमस वाली देखी ना, उपजाऊ मिट्टी का हट जाना, मृदा अपरदन कहलाता है। तो ये मिट्टी के ऊपर से एक क्वेश्चन बन सकता है। सबसे कॉमन क्वेश्चन यही वाला होगा अगर आता है तो, हाँ बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन से आता है। मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इसके संरक्षण के उपाय लगे। कुछ हद तक भूमि निम्नीकरण और मृदा अपरदन जो है वो कुछ हद तक मिलता जुलता टॉपिक है। मृदा अपरदन लेकिन जो है वो बहुत हद तक मिलता हुआ टॉपिक है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। तो इसमें केवल उपजाऊ भूमि नष्ट नहीं होती। भूमि निम्नीकरण का मतलब भूमि निम्नीकरण, भूमि की उपजाऊता में कमी आना, उसको हम भूमि निम्नीकरण बोलते हैं। मृदा अपरदन में मिट्टी का हट जाना, मिट्टी के परत का हट जाना, नीचे की मिट्टी ऊपर जाना जो कि उपजाऊ नहीं है, जो कि काम की नहीं, मोटी है, उसको हम मृदा अपरदन बोलते हैं। संरक्षण के उपाय क्या है, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्ष क्या करते हैं, उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती है और मृदा अपरदन रुक जाता है। अत्यधिक पशुचारण, देखो पर जो वनोन्मूलन होता है, वनोन्मूलन का मतलब होता है, 8th क्लास में एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, वनोन्मूलन क्या है। तो पेड़ों को काट कर उनकी जगह पर दूसरे कार्य करना, जैसे खेती करना या फिर कोई फैक्ट्री लगा देना या घर बना लेना, वो वनोन्मूलन कहलाता है ना। तो वनोन्मूलन से भी जाहिर सी बात है मृदा अपरदन होगा। पशुचारण भी, निर्माण खनन आदि से जो है वो मृदा का अपरदन होता है। रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हो, अच्छा उत्खाद भूमि भी आता है इसमें। रोकने के लिए समोचित जुताई की जा सकती है, सीढ़ीदार खेती बनाकर खेती की जाती की जा सकती है, स्टफिंग पट्टी कृषि की जा सकती है, पेड़ लगाए जा सकते हैं, ये सब मृदा अपरदन को रोकने के उपाय हैं। तो देखो, अब पोर्शन डिवाइड कर लेते हैं इस चैप्टर के। पहला क्वेश्चन मिट्टी का, कोई सी मिट्टी आ सकती है, कहाँ पाई जाती है, उसमें कौन सी कृषि की जाती है। दो प्रकार की मिट्टियों में अंतर, जैसे लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। अगर आप जो अंतर दिए होंगे ना परीक्षा बोर्ड में, बस वही आएगा, ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। बागर और खादर जलोढ़ मिट्टी में अंतर, ये अंतर आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इसके संरक्षण के उपाय। ये पहला पोर्शन होगा जिसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। मृदा परिच्छेदिका भी इसी में है ना। फिर उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है वो है हमारा ये वाला पोर्शन, संसाधनों का संरक्षण, संसाधन के ऊपर, है ना। देखो चैप्टर का नाम ही आप देखोगे तो वो है संसाधन और विकास। तो संसाधन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। संसाधनों के प्रकार, ये जो आपने पढ़े संसाधनों के प्रकार अलग अलग टाइप के, एक इस पे बन सकता है क्वेश्चन। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, विकास के आधार पर ही क्वेश्चन है एक। एजेंडा 21 क्या है, इस पे विकास संसाधन पे ही क्वेश्चन है। संसाधनों का नियोजन भारत में किस प्रकार से किया जाता है, कॉमन क्वेश्चन नहीं है, अगर थोड़ा सा टफ बनाना होगा तब आएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद जो है भूमि निम्नीकरण क्या है और भूमि के निम्नीकरण को रोकने के उपाय। बस ये क्वेश्चन है, ये पोर्शन कर लो। 100% इसमें से 100% बोल रहा हूँ इन पोर्शन, क्योंकि पूरा चैप्टर ही बता दिया मैंने तो, टॉपिक टॉपिक करते करते, है ना। तो इस पर जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। और अगर आप चाहो तो मृदा वाले को ज्यादा अच्छे से करो, मृदा पे से एक क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा पोर्शन संसाधन पे रहेगा, संसाधन के प्रकार आ सकते हैं, रियो डी जेनेरियो आ सकता है, पृथ्वी सम्मेलन जो है, एजेंडा 21 आ सकता है, भूमि निम्नीकरण और उसके कारण और निदान के उपाय आ सकते हैं, है ना। बस बाकी ऑब्जेक्टिव इसमें से आना नहीं है। दूसरा चैप्टर लेते हैं अपन। दूसरा चैप्टर जो है वो उसमें से क्या आना है, वन और वन्यजीव संसाधन। इसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है और एक ऑब्जेक्टिव आना है। तो देख लेते हैं 3 नंबर का, वन और वन्यजीव संसाधन में से कैसा है 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। पोर्शन कवर करते हैं, एक एक पोर्शन। अच्छा, अगर अभी भी दिमाग में, माइंड में अपने सेट नहीं हो रहा है कि फर्स्ट चैप्टर में हमने सबसे पहले संसाधन पढ़े, संसाधन के प्रकार पढ़े, एजेंडा 21 पढ़ा, सतत पोषणीय विकास पढ़ा, उसके बाद जो है वो हमने भूमि निम्नीकरण पढ़ा, भूमि निम्नीकरण के उपाय पढ़े, फिर उसके बाद हमने मृदा पर आ गए, मृदा परिच्छेदिका देखी, मृदा के प्रकार देखे अलग अलग, फिर उसके बाद जो है लास्ट में हमने मृदा अपरदन और मृदा। अगर दिमाग में ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो फिर भूल जाओ, फिर अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। दिमाग में टॉपिक क्लियर है तो फिर बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। अभी लास्ट रिवीजन ऐसे ही करना चाहिए। मेरा काम मैं कर रहा हूँ, आपका काम क्या है, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बुक खोलो, कॉपी खोलो, गाइड अपने पास रखो, ये क्वेश्चन करते जाओ। परीक्षा क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है वो देखो, परीक्षा दिन में जो क्वेश्चन है वो देखो। अच्छा खासा टाइम है अभी भी, एक दिन में एक बुक करना है आपको, टारगेट लेके चलो। यहाँ पर 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, तो शुरुआत होती है
अच्छा, इसमें से कुछ पोर्शन हटा हुआ है, डिलीटेड है ना, तो वो भी देखना पड़ेगा अपन को। संसाधन और विकास, अध्याय अध्याय 2 में ये हटा हुआ है, 16, 17, 18, 19, 21, 20 छूटा हुआ है बस। 16, 17, 18, 19, 21 ये हटा हुआ है। ये कौन सा पेज है? इसमें पेज नहीं लिखा हुआ है। 17, पहले 1-2 पेज हैं। 16, 17 हटा हुआ है, पहला दूसरा 16, 17, 18 भी हटा हुआ है, 19 भी हटा हुआ है, 20 बचा हुआ है बस। भारत में वन और वन्यजीव संरक्षण ये बचा हुआ है। 21 हट गया है। 21 हटा है, हाँ 21 हटा हुआ है। बीच में से कैसे हटा है मुझे नहीं मालूम, और इसमें बता दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा तुमको कौन से आना है कौन सा नहीं आना। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो कि बुक के ही हैं। ऑब्जेक्टिव तो कर ही देना, ऑब्जेक्टिव तो भूलना ही मत, सारे कर लेना चैप्टर के ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कोई भी आ सकता है इसमें। निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात प्राणी जात के ह्रास का कारण सही नहीं है? पशुचारण में लकड़ी एकत्रित करना, इससे ह्रास का सही कारण नहीं है। कृषि प्रसार, कृषि प्रसार के कारण से तो होता है। पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, यही सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, कौन सा संरक्षण का तरीका? पहले चैप्टर तो पढ़ लें, एक बार रिवाइज तो कर लें ताकि आ जाए, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला। देखो, पिछले चैप्टर में भी वही था, इधर भी है, समुदाय और वन संरक्षण। तो इसमें वन संरक्षण के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। जीवधारियों को संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये है भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण, है ना। इसी में आता है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो वो 1970 की डेट है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1972 में, है ना। ये डेट के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। पहला है, भारत में वन्य जीव संरक्षण किस प्रकार से किया गया, उसके बारे में लिखो। भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण किस प्रकार से, तो ये वाला पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जो रीति रिवाज है उसके कारण से जो है वो कैसे पर्यावरण संरक्षण, समुदाय और वन संरक्षण, ये ना, ये वाला टॉपिक जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से हमारे यहाँ आंदोलन किए गए, जन भागीदार वाली क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है इसमें चैप्टर में। देखो मैं बता दे रहा हूँ, चैप्टर के क्वेश्चन है वो। पहला तो विस्तार पूर्वक बताइए मानव क्रिया किस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति जात प्राणी जात के ह्रास के कारण है। भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्यजीव संरक्षण में योगदान दिया है। वन और वन्यजीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। ये 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ये जीके का क्वेश्चन है, भले ही हट गया है पोर्शन, लेकिन जैव विविधता क्या है, मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी है, ये करना पड़ेगा आपको। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, 4 में से एक बहुत हद तक चांसेस है, अगर सामान्य पेपर बनता है तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, अगर सामान्य क्वेश्चन आता है। अगर थोड़ा सा घुमाना हुआ ना इस चैप्टर से, वो बिल्कुल घुमा सकता है। क्यों? क्योंकि जो चैप्टर वो हटा हुआ है, ये बहुत जरूरी टॉपिक था। रक्षित वर्ग, अवर्गीकृत वर्ग और आरक्षित वन। आरक्षित वन किसे कहते हैं, रक्षित वन किसे कहते हैं, भारत में वनों को किस प्रकार से विभाजित किया हुआ है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। दूसरा, बाघ परियोजना क्या है, ये किस प्रकार से, क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि उन्होंने जो इस चैप्टर से हटाया है वो बहुत बुरी तरह से हटाया है, कोई मतलब का नहीं हटाया है ना। अगर सामान्य क्वेश्चन रहा, सब कुछ सामान्य रहा, तो ये 4 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे पक्का है इस चैप्टर पे से। अब चैप्टर वाइज अपन प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये 4 क्वेश्चन में से अगर सामान्य क्वेश्चन रहा तो आ जाएगा। अगर कोई सा भी याद ना हो तो मुझे बताना, बता दूंगा। वन्य और वन्यजीव सहयोगी रीति रिवाज में जो है आपको झुरमुट वाला लिखना पड़ेगा। रीति रिवाज कौन कौन से, ये वाला पैराग्राफ आएगा। भारत में जो है ये पूरा पैराग्राफ में से आपको मेन मेन पॉइंट निकालना है, 3 नंबर के हिसाब से तैयार करना है। भारत में प्रकृति की पूजा पहले से करी जाती है। झुरमुट क्या होते थे, आदिवासी इलाकों के ऐसे वन जो है वो उनके लिए पूज्य हो जाते थे, उसको झुरमुट बोलते थे। देवी देवता के वन कहलाते हैं, झुरमुट मतलब देवी देवता के वन। और इसमें आप ये भी लिख सकते हो, जैसे हमारे यहाँ जो है वो पीपल और बट वृक्ष को पवित्र मानते हैं, इसी प्रकार से ये वाला जरूर लिखा। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटापुर के क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं।
उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान यही लिखोगे परीक्षा अध्ययन में, या फिर कहीं कुछ और भी लिखा हुआ है, ये बहुत जरूरी है रीति रिवाज पे निबंध लिखने के लिए। ये वाला पैराग्राफ बिल्कुल आना चाहिए आपको। रीति रिवाजों पर निबंध आ सकता है, पहला कॉमन क्वेश्चन होगा अगर ये आता है तो। दूसरा, फिर उसके बाद जो है इसमें जो है वो समुदाय ने किस प्रकार से मदद करी, तो उसमें ही झुरमुट के बाद वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ जो है वो चिपको आंदोलन। देखो यहाँ पर राजस्थान के अलवर जिलों में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर की जमीन को सेंचुरी घोषित कर दिया। भैरव देव ढाका सेंचुरी के नाम से जानी जाती है वो। चिपको आंदोलन किया गया हमारे यहाँ, बीज बचाओ आंदोलन किया गया, है ना। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किए गए। तो भारत में ये भी एक क्वेश्चन है, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम कहाँ से शुरू किया गया, इन कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या था। चलो एक बार फिर से ज्वाइन करो फटाफट, देखते हैं अपन, कंटिन्यू करते हैं इसको। एक बार फिर से ज्वाइन करो फटाफट।